नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप जो है बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, कक्षा 12 जीव विज्ञान। इसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं। तीसरा चैप्टर चल रहा है मानव जनन। मानव जनन में आपको 2 हेडिंग कंप्लीट कर दिया गया है। देखिए, नर जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र के बारे में यह कंप्लीट हो चुका है। स्तन ग्रंथियों के बारे में भी आपको पढ़ा दिया गया है। आज ये आपका चौथा वीडियो लेक्चर है, जिसमें आपको तीसरा हेडिंग इस चैप्टर का पढ़ाया जाएगा युग्मक जनन के बारे में। युग्मक जनन क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो पीछे आपको बताया गया था कि मानव में नर जनन अंग के रूप में वृषण होता है और स्त्रियों में जनन अंग के रूप में अंडाशय होता है। ठीक है, तो वृषण में शुक्राणु का निर्माण आपको बताया जाएगा और अंडाशय में अंडाणु के निर्माण के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक युग्मक जनन के बारे में। चलिए ध्यान दीजिए, युग्मक जनन। ठीक है, यह आपका आज का हेडिंग है। इसमें आप देखें ध्यान से, प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग के बारे में देखें। पुरुष में वृषण, प्राथमिक लैंगिक अंग जो है पुरुष में क्या होते हैं, वृषण होते हैं। स्त्रियों में अंडाशय होते हैं। ठीक, युग्मक जनन अर्थात गैमेटोजेनेसिस विधि द्वारा, युग्मक जनन के द्वारा नर युग्मक बनाते हैं। पुरुष में वृषण है, वृषण क्या बनाते हैं, नर युग्मक बनाते हैं, या अर्थात शुक्राणु बनाते हैं। पुरुष में के वृषण में नर युग्मक बनता है, जिसको क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। और स्त्रियों के अंडाशय में जो युग्मक जनन होगा, उसमें जो बनेगा मादा युग्मक बनेगा, जिसको क्या कहेंगे, अंडाणु कहते हैं। ठीक है, अर्थात प्राथमिक लैंगिक अंग पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय युग्मक जनन अर्थात गैमेटोजेनेसिस विधि द्वारा क्रमशः नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब देखें ध्यान से आगे। वृषण में अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं। ठीक है, वृषण में अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं, जिसको शुक्राणुजन या स्पर्मेटोगोनिया बहुवचन रूप में, या एक वचन में स्पर्मेटोगोनियम, शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती हैं, जो किशोरावस्था के समय शुरू होती है। तो आप देख रहे हैं कि वृषण में जो नर जर्म कोशिकाएं हैं, वृषण के अंदर जो अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं हैं, जिसको और क्या कह सकते हैं, शुक्राणुजन कह सकते हैं। इंग्लिश में कई भागों को कहना हो तो स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे, केवल एक भाग को कहना हो तो स्पर्मेटोगोनियम कहेंगे। ठीक है, तो यह जो नर जर्म कोशिकाएं हैं, जिसे शुक्राणुजन या स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, उसमें क्या होता है, शुक्र जनन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, और जिसके द्वारा क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। तो आप देख रहे हैं कि नर जर्म कोशिकाओं में अर्थात शुक्राणुजन में, स्पर्मेटोगोनिया में, ठीक है, बहुवचन के रूप में, या एक वचन में कहेंगे तो स्पर्मेटोगोनियम में शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, जो कब शुरू होता है, किशोरावस्था के समय शुरू होता है। ठीक है, आगे देखें। शुक्र जनन नलिकाओं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणुजन समसूत्री विभाजन के द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यह जो शुक्राणुजन है, ठीक है, जो शुक्राणुजन है, जिनके द्वारा जो है शुक्राणु का निर्माण होता है, यह शुक्राणुजन कहाँ पाए जाते हैं, शुक्र जनन नलिकाओं में पाए जाते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स शुक्र जनन नलिकाओं में की भीतरी भित्ति पर, ठीक है, यह भीतरी भित्ति पर स्थित होते हैं। तो शुक्राणुजन में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, तो यहाँ गुणसूत्र की संख्या चेंज नहीं होगी, समसूत्री विभाजन है, माइटोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा इनकी संख्या क्या होगी, वृद्धि होगी, यह संख्या में बढ़ेंगे। प्रत्येक शुक्राणुजन द्विगुणित होते हैं। जो शुक्राणुजन है वो क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं, और उनमें 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर
यह जो शुक्र जनन होता है उसमें जो है शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर शुक्राणुजन होगा और शुक्राणुजन में कितने गुणसूत्र होंगे? 46 होंगे। और यह जो है क्या करेंगे? समसूत्री विभाजन करेंगे, अर्थात 46 गुणसूत्र 46 गुणसूत्र इस तरह से जो है वह डिवीजन करेंगे। ठीक है, अलग अलग संख्या में क्रोमोजोम बनेगा, गुणसूत्र की संख्या चेंज नहीं होगी क्योंकि समसूत्री विभाजन करते हैं, माइटोटिक डिवीजन करते हैं और वहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या बढ़ने लगेगी। कहाँ पे? शुक्र जनन नलिकाओं में, शुक्र जनन नलिकाओं में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, शुक्राणु जन होता है। कैसे होता है? समसूत्री विभाजन द्वारा। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, कुछ शुक्राणुजनों में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण होता है। तो आप देख रहे हैं कि सब में नहीं, कुछ शुक्राणुजन में समय समय पर क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, कुछ शुक्राणुजनों में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण होता है जिनको प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कुछ शुक्राणुओं में समय समय पर क्या होगा? कुछ शुक्राणुजनों में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, जिससे क्या बनेगा? प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं बनेंगी जिनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे। ठीक, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है क्या करेगा? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, न्यूनकारी विभाजन को पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं बनी हैं उनमें पुनः क्या होगा? प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, जब उनमें पहली बार अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है, को पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करते हैं जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पहले जो है प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं बनेगा, फिर इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे क्या बनेगा? द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनेंगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 23 हो गई। कब हो गई? जब द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनी हैं तब हो गई। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 23 गुणसूत्र हो गए। ठीक है, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं दूसरी अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 बराबर अगुणित शुक्राणु प्रसूव स्पर्मेटिड्स पैदा करती हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि जो द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं हैं यह क्या करेंगी? यह पुनः जो है अर्धसूत्री विभाजन करेंगी और 4 बराबर, ठीक है, दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 बराबर अगुणित शुक्राणु प्रसूव स्पर्मेटिड्स पैदा करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पहले होगा विभाजन, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं बनेंगी, फिर जो है प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में क्या होगा? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा। प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या कितनी है? 46 है। अब जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा तो गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी? 23 हो जाएगी। तो द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो गई? 23 हो गई। अब जो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका जो है दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते समय 4 बराबर अगुणित शुक्राणु प्रसूव पैदा करता है। ठीक है, 4 बराबर अगुणित शुक्राणु प्रसूव पैदा करता है, अर्थात प्रत्येक में गुणसूत्र कितने होंगे? 23 ही होंगे। ठीक है, शुक्राणु प्रसूवों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होनी चाहिए? 23। ठीक है ना, शुक्राणु प्रसूवों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 23। शुक्राणु प्रसूव रूपांतरित होकर शुक्राणु बनाते हैं। यही जो शुक्राणु प्रसूव हैं, ठीक है, यही अपना चेंजिंग करेंगे और उससे चेंजिंग होने से क्या बन जाएगा? शुक्राणु बन जाएगा, जिसको स्पर्मेटोजुआ या स्पर्म कहते हैं। इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो शुक्राणु प्रसूव बने हैं जिनमें गुणसूत्र की संख्या 23 है, वह
रूपांतरित होंगे और रूपांतरित होकर क्या बनाएंगे, शुक्राणु बनाएंगे, स्पर्मेटोजुआ बनाएंगे, स्पर्म बनाएंगे, और इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष, शुक्राणु जनन के बाद जो शुक्राणु शीर्ष होगा वह सर्टोली कोशिकाओं में अंतःस्थापित हो जाता है। जो सर्टोली कोशिकाएं होंगी उनसे यह जो है शुक्राणु क्या हो जाएगा, उसका उसका सिरा उससे जुड़ जाएगा, अंतःस्थापित हो जाएगा। ठीक है। और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु जनक नलिकाओं से बाहर निकलता है, रिलीज होता है, मोचित होता है, उस प्रक्रिया को स्पर्मिएशन कहते हैं, वीर्यसेचन कहते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बाहर निकलने से पहले यह सर्टोली कोशिकाओं से शुक्राणु का सिर क्या होता है, जुड़ा रहता है। ठीक है। उसके बाद जब यह शुक्राणु जो है बाहर निकलता है शुक्रजनन नलिकाओं से, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वीर्यसेचन कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है। तो शुक्राणु कहाँ बनता है, शुक्रजनन नलिकाओं में बनता है। ठीक है। पहले क्या बनेगा, प्राथमिक शुक्र कोशिका बनेगी। ठीक है। फिर इसमें क्या होगा, विभाजन होगा और सूत्री विभाजन होगा, जिससे द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनेगी। ठीक है। और यह जो है द्वितीयक शुक्राणु कोशिका जो है 4 बराबर अगुणित स्पर्मेटोसिट्स पैदा करेंगे, जिनमें गुणसूत्रक संख्या कितनी होगी, 23 ही होंगी। और यह जो बनेगा वह किससे जाके जुड़ जाएगा, सर्टोली से, सर्टोली कोशिकाओं से हेड उसका आके जुड़ जाएगा। देखें ध्यान से, फिगर को समझें। अब आप देखो शुक्रजनन नलिकाओं का यह एक फिगर बना हुआ है। ठीक है। इसमें जो है शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणु जनन होता है। यहाँ देखें शुक्राणु जनन इसमें होगा, शुक्राणु जनन करना है। ठीक है। यह आपकी सर्टोली कोशिका है, सर्टोली कोशिका है। शुक्राणु जनन के थ्रू पहले जो है प्राथमिक शुक्र कोशिका बना, प्राथमिक शुक्र कोशिका बना, प्राथमिक शुक्र कोशिका से बनेगा द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनेगा, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनेगा। ठीक है। द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहेगी, 23। द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 23 होगी। ठीक है। यह हो गई। अब यह जो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका है इससे 4 बनेंगे शुक्राणु प्रसू, 4 शुक्राणु प्रसू बनेंगे। और वह शुक्राणु प्रसू पहले क्या होंगे, पहले जो है सर्टोली कोशिकाओं से इम्बेडेड होंगे, सर्टोली कोशिकाओं से जुड़े रहेंगे। ठीक है। शुक्राणु क्या होंगे, सर्टोली कोशिकाओं से जुड़े रहेंगे। उसके बाद जो है यह शुक्राणु जो है जब बाहर निकलेंगे तो सर्टोली कोशिकाओं से छूट जाएंगे, और इस प्रक्रिया को, बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं, वीर्यसेचन कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि शुक्राणु जनन जो है शुक्रजनन नलिकाओं में कैसे होता है। पहले जो है क्या बनता है, प्राथमिक शुक्र कोशिका बनता है, फिर इससे द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनता है, उसके बाद शुक्राणु प्रसू बनते हैं, और फिर जो है वो अलग होते हैं तो बनता है शुक्राणु। ठीक है। कब बनता है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। शुक्राणु जनन प्रक्रिया किशोरावस्था अर्थात यौनारंभ से होने लगती है। ठीक है। शुक्राणु का बनना जो है वो किशोरावस्था से यौनारंभ होने लगती है। क्यों होने लगती है, क्योंकि शरीर में इस दौरान गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्रावण में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। ठीक है। जब किशोरावस्था में शुक्राणु बनेंगे, शुक्राणु जनन होगा, तो उस समय शरीर में कौन सा हार्मोन बढ़ेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बढ़ जाएगा, जिसके प्रभाव से ऐसा होगा। ठीक है। GnRH। शुक्र जनन प्रक्रिया किशोरावस्था अर्थात यौनारंभ से होने लगती है, क्योंकि इस दौरान गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्रावण में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। ठीक है। आपको याद होगा कि यह एक अधश्चेतक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। यह जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, यह कैसा हार्मोन है, कहाँ से निकलता है, हाइपोथैलेमस से निकलता है। ठीक है। यह एक अधश्चेतक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। देखिए कहाँ वर्क करेगा, देखें ध्यान से। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण, ठीक है, जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकलता है, जब इसका मात्रा अधिक हो जाएगी शरीर में, ठीक है, वृद्धि के कारण यह अग्रपीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है। ठीक है। तो यह कहाँ पर कार्य करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर वर्क करने लगेगा, अग्रपीयूष ग्रंथि पर कार्य करने लगेगा। और अग्रपीयूष ग्रंथि से जब वह वर्क करेगा तो वहाँ से हार्मोन निकलेंगे, पीयूष ग्रंथि से क्या निकलेंगे, हार्मोन निकलेंगे।
ठीक है, 2 गोनाडोट्रोपिक हार्मोन निकलेंगे। ठीक है, वहां से 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकलेंगे। एक को क्या कहेंगे, पीत पिंडकर कहेंगे, लुटिनाइजिंग हार्मोन कहेंगे, एलएच हार्मोन कहेंगे। ठीक है, 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकलेंगे, जिसे एक को कहेंगे पीत पिंडकर, जिसको लुटिनाइजिंग हार्मोन एलएच कहते हैं, और दूसरे को कहेंगे पुटकोदीपक हार्मोन, पुटकोदीपक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि शरीर में यौना किशोरावस्था के समय कौन सा हार्मोन निकलता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है और यह कहाँ पर वर्क करता है, अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि पर वर्क करता है, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और वहां से 2 हार्मोन निकलते हैं, एलएच और एफएसएच, पीत पिंडकर हार्मोन और पुटकोदीपक हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, इनका क्या वर्क है एलएच और एफएसएच का। एलएच लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है। एलएच जो है लुटिनाइजिंग हार्मोन, यह कहाँ पर वर्क करता है, लीडिंग कोशिकाओं पर वर्क करता है। ठीक है, और पुंजनों एंड्रोजेंस के निर्माण और श्रावण को उद्दीपित करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एलएच जो है लुटिनाइजिंग हार्मोन जो है वह लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करेगा और लीडिंग कोशिकाओं से, ठीक है, हार्मोन निकलवाएगा, कौन सा, एंड्रोजेंस का निर्माण करेगा और उसके श्रावण को उद्दीपित करता है कि पुंजन से, ठीक है, एंड्रोजेंस बने और शरीर से बाहर आए। ठीक है, वो बाहर निकले, ब्लड में आए। एलएच लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है और पुंजनों अर्थात एंड्रोजेंस के संश्लेषण और श्रावण को उद्दीपित करता है। ठीक है, तो यह जो है अब क्या होगा, एंड्रोजेंस हार्मोन बनने लगेंगे, निर्माण होने लगेगा, शरीर से बाहर निकलेंगे। एंड्रोजेंस हार्मोन कहाँ निकलेंगे, वृषण से। ठीक है, इसके बदले में पुंजन शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। ठीक है, तो जो एंड्रोजेंस हार्मोन निकलेंगे वृषण से, वे क्यों निकलेंगे, क्योंकि एलएच कोशिकाएं जो हैं उस पर वर्क करेंगी। एलएच हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, एलएच हार्मोन निकलते हैं एंटीटरी पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, अग्र पीयूष ग्रंथि से। अग्र पीयूष ग्रंथि कब स्टार्ट होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ निकलता है, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस कब एक्टिव होता है, किशोरावस्था में। ठीक है, तो किशोरावस्था में हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा, वहां से हार्मोन निकलेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यह हार्मोन जो है अग्र पीयूष ग्रंथि पर वर्क करेगा, वहां से 2 हार्मोन निकलेंगे। ठीक है, एलएच और एफएसएच। और यह जो एलएच है वह कहाँ वर्क करेगा, वृषण में, पुंजनों पर वर्क करेगा, एंड्रोजेंस के निर्माण को उद्दीपित करेगा, श्रावण करेगा। उसके बदले में यह पुंजन जो है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करेंगे। ठीक है, ये एलएच का हो गया। अब एफएसएच का देखते हैं। एफएसएच सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है, जो ठीक है, जो आपका एफएसएच है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह किस पर वर्क करेगा, सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है और कुछ घटकों के श्रवण को उद्दीपित करता है। ठीक है, एफएसएच जो है वह सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है और कुछ घटक के श्रावण को उद्दीपित करता है, जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। ठीक है, जो किसमें हेल्प करेंगे, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि अग्र पिट्यूटरी ग्रंथ से जो एलएच और एफएसएच हार्मोन निकला, एलएच हार्मोन जो है वह जो है लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करेगा, पुंजनों एंड्रोजेंस के श्रावण को उद्दीपित करेगा, जिसके बदले में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। और एफएसएच हार्मोन जो है सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करेगा, जिससे क्या होगा, कुछ घटक का श्रावण होगा जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। ठीक, अब आइए एक शुक्राणु की स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं, एक शुक्राणु कैसा होता है। आइए हम एक शुक्राणु की संरचना की जांच करें। ठीक है, तो जब एक शुक्राणु को आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, यह एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है। शुक्राणु जो है बहुत छोटा होता है, सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देता है। ठीक है, एक शुक्राणु के 3 भाग होते हैं, देखें ध्यान से। जो एक शीर्ष होगा उसमें हेड होगा और एक ग्रीवा होगा। ठीक है, हेड होगा, ग्रीवा होगा, ठीक है, और टेल होगा, बीच में एक मिडिल पीस भी होगा, मध्य भाग होगा, मध्य खंड। ठीक है, जो एक शीर्ष हेड में, ग्रीवा नेक में, एक मध्य खंड मिडिल पीस में और एक पूंछ में,
डिवाइड होता है। ठीक है, ध्यान से देखें फिगर। यहाँ पे आप देख रहे हैं शुक्राणु का स्ट्रक्चर, जिसमें आप देख रहे हो कि एक शीर्ष होगा, यह पार्ट जो है शीर्ष है, यह आपकी ग्रीवा है, और यह आपका मध्यखंड है, मध्यखंड, और यह आपकी टेल है, पूंछ है। इतने भागों से मिलकर एक शुक्राणु बनता है। अब आप देखो शीर्ष में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। शीर्ष में आप देख रहे हो सबसे ऊपर जो है अग्रपिंडक है। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है? अग्रपिंडक है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं, अग्रपिंडक। अग्रपिंडक जो है आप देखो सबसे बाहर की तरफ एक झिल्ली है पतली, जिसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, जीव द्रव्य कला कहते हैं। इस बाहरी झिल्ली को जीव द्रव्य कला कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, और सबसे ऊपर जो है अग्रपिंडक है। इस अग्रपिंडक में एंजाइम भरे रहते हैं। ठीक है, उसके नीचे देखो केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ भरा हुआ है। यहाँ पे न्यूक्लियस सब भरा हुआ है, गुणसूत्र भरे हुए हैं, क्रोमोजोम। तो यह केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ इसमें भरा हुआ है, जिसमें 23 गुणसूत्र हैं। ठीक है, केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ यहाँ भरा हुआ है। यह इसका ग्रीवा है। ठीक है, ग्रीवा है, और यह इसका मध्यखंड है। मध्यखंड, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भरी हुई है। ठीक है, जो ऊर्जा पैदा करेगी, जिससे यह शुक्राणु जो है तेजी से तैरेगा, दौड़ेगा। ठीक है, तो यह मध्यपिंड है, जिसमें सूत्र कणिकाएं भरी हुई हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भरी हुई हैं, और यह इसका पूंछ है, टेल है। ठीक है, तो इस तरह एक शुक्राणु का स्ट्रक्चर आपने देखा, जिसमें शीर्ष, ग्रीवा, मध्यपिंड और पूंछ आता है। ठीक है, ध्यान से आप समझें। तो ये चौथा भाग टेल होता है। ठीक है, एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की पूरी बॉडी को ढकी रहती है। एक प्लाज्मा झिल्ली जो है, जीव द्रव्य कला है, जो शुक्राणु के पूरी बॉडी को क्या करती है? ढके रहती है। एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की पूरी काया अर्थात बॉडी को आवृत किए रहती है। शुक्राणु के शीर्ष में एक दीर्घीकृत इलांगेटेड अगुणित केंद्रक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ होते हैं, आपको बताया गया। शुक्राणु के शीर्ष में एक दीर्घीकृत बड़ा सा इलांगेटेड अगुणित केंद्रक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, तथा इसका अग्रभाग जो अगला हिस्सा है वो एक टोपीनुमा संरचना से ढका होता है, आवृत होता है, जिसे अग्रपिंडक या एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है, ऐसा आपको बताया गया फिगर में। ये टोपीनुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसको अग्रपिंडक या एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है, यह अग्रपिंडक उन प्रकिंडों एंजाइम्स से भरा होता है। अग्रपिंडक में क्या भरे रहते हैं? प्रकिंडों भरे रहते हैं, एंजाइम्स भरे रहते हैं, जो अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं। ये एंजाइम जो है अंडाणु के निषेचन में क्या करते हैं? मदद करते हैं। शुक्राणु के मध्यखंड में असंख्य सूत्र कणिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। मध्यखंड में असंख्य सूत्र कणिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, जो पूंछ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। ठीक है ना, जिसके कारण शुक्राणु को निषेचन करने के लिए आवश्यक गतिशीलता प्रदान करना आसान बनता है। ठीक है, जब ऊर्जा मिलेगी तो वह तेजी से भागेगा, गतिशीलता मिलेगी उसको, जिससे निषेचन क्या हो जाएगा? आसान होगा। ठीक है, अब आगे देखें। मैथुन क्रिया के दौरान पुरुष 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता है। मैथुन के समय शुक्राणु, ठीक है, मैथुन के समय कितना शुक्राणु निकलता है? तो मैथुन के समय एक बार में 20 से 30 करोड़ शुक्राणु जो है शरीर से बाहर निकलता है, स्खलित होता है, जिसमें से केवल 60% ठीक है स्वस्थ होते हैं। सामान्य उर्वरता अबंधता से लगभग 60% शुक्राणु जो है निश्चित रूप से सामान्य आकार के होते हैं, आकृति वाले होने चाहिए। ठीक है, मैथुन क्रिया के दौरान पुरुष जो है 20 से 30 करोड़ शुक्राणु निकालता है, लेकिन जो है निषेचन हो सके इसके लिए जो है 60% शुक्राणु क्या होना चाहिए? सामान्य आकार और आकृति वाले होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। ठीक है, इनमें से कम 40% आवश्यक रूप से सामान्य जन क्षमता के लिए तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो 60% में से 40% जो होते हैं वो सामान्य जनन क्षमता के लिए क्या करते हैं? तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं, बहुत तेजी से जाते हैं, दौड़ते हैं। ठीक है, आगे देखें। शुक्रजनन नलिकाओं से निकला हुआ शुक्राणु, ठीक है, जो शुक्रजनन नलिकाओं से मोचित रिलीज शुक्राणु सहायक नलिकाओं द्वारा बाहित अर्थात जाता है, ट्रांसपोर्टेड होते हैं। ठीक है, जो शुक्रजनन नलिकाओं से
जो शुक्राणु निकलता है वो आगे कैसे बढ़ता है? सहायक नलिकाओं द्वारा, सहायक नलिकाओं के रास्ते से आगे बढ़ता है, ट्रांसपोर्टेड होता है। शुक्राणुओं की परिपक्वता और गतिशीलता के लिए, शुक्राणु जो है परिपक्व हो, मूव करे, गतिशील हो, इसको कौन कौन लोग मदद करते हैं? शुक्राणुओं की परिपक्वता और गतिशीलता के लिए अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय तथा पुरुष ग्रंथियों का श्रावण भी आवश्यक है। ठीक है, शुक्राणुओं की परिपक्वता और गतिशीलता के लिए कौन कौन से श्रावण जरूरी हैं? अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय तथा पुरुष ग्रंथियों का श्रावण भी आवश्यक है। शुक्राणुओं के साथ साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर, शुक्राणु और शुक्राणु प्लाज्मा जो इनसे निकलते हैं, यह सब मिलकर क्या बनाएंगे? वीर्य बनाते हैं, सीमेन बनाते हैं। ठीक है, शुक्राणुओं के साथ साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर वीर्य सीमेन बनाते हैं। पुरुष की सहायक नलिकाओं और ग्रंथियों के कार्य को वृषण हार्मोन एंड्रोजेंस बनाए रखता है। ठीक है, पुरुष की सहायक नलिकाओं और ग्रंथियों के कार्य को वृषण हार्मोन एंड्रोजेंस बनाए रखता है। तो आप देख रहे हैं कि पुरुष की सहायक नलिकाएं और ग्रंथियों के कार्य को कौन हार्मोन बनाता है? वृषण हार्मोन एंड्रोजेंस बनाए रखता है। ठीक है, तो इस तरह से आज जो है युग्मक जनन में शुक्राणुओं का निर्माण आपने देखा। ठीक है, उसके शुक्राणु की स्ट्रक्चर के बारे में आपने देखा, स्ट्रक्चर कैसा होता है शुक्राणु का। ठीक है, कैसे जो है शुक्र नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, गुणसूत्र की संख्या 46 से कैसे 23 हो जाती है, इसके बारे में आपने समझा। ठीक है, अब अगले वीडियो लेक्चर में आपको युग्मक जनन का दूसरा पार्ट आपको बताएंगे, जिसमें मादा युग्मक अर्थात अंडाणु के निर्माण के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो को बार बार देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।